गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावत सर पर। मैं रोहितास आपको गणित से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, संख्याएं हैं, इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। अपने संख्याएं हैं, उनके अपने विभिन्न प्रकार है, उनके जो उपयोग है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो संख्याओं की बात करें तो संख्याएं जो हैं उनका उपयोग अपने कहाँ करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं की गिनती करनी है, उनको की जो संख्याएं हैं उनको व्यक्त किया जाता है। जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें अपने संख्याएं कहते हैं। तो संख्या की जो परिभाषा है उसके रूप में देखें तो संख्या की परिभाषा वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है। यानी जो वस्तुएं हैं उनको अपने आंकिक रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करें, वो क्या होती है, संख्याएं होती है। जैसे अपने पेड़ हैं, जैसे मेज है, कुर्सियां हैं, उनकी जो संख्याएं गिनते हैं या उनको जो आंकिक रूप में अपने लिखित रूप में अपने जो लिखते हैं उनको अपने बोलते हैं संख्याएं। तो संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संख्याओं के प्रकार अपने पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो प्रारंभ में प्राकृत संख्याओं का जो उत्पत्ति हुई थी वो प्राकृतिक वस्तुओं से हुई थी, इसीलिए इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है। जिन संख्याओं का उपयोग अपने गिनती यानी वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। तो प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो पहला प्रकार जो है वो पढ़ेंगे अपने प्राकृत संख्याएं। पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं। परिभाषा के रूप में देखें, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं अथवा एक से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ये एक से अनंत तक होती है अथवा चलती है। यानी प्राकृत संख्याएं हैं वो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो ये पहला प्रकार था। उदाहरण के रूप में देखें तो एक से शुरू होने वाली संख्याएं 1 से लेकर 9 तक के अंक है वो प्राकृत संख्या में उपस्थित रहेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, इससे आगे भी क्योंकि अनंत तक चलती है। उसके बाद संख्या का दूसरा प्रकार होगा पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती है, लेकिन उसके अलावा उसमें शून्य भी शामिल होता है। तो संख्या का दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा अपने देखें तो वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है अथवा शून्य तथा प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित रूप से अपने क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा में लिखते हैं। दूसरा प्रकार है संख्या का पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें शून्य तथा प्राकृत संख्याएं शून्य तथा प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं हैं शून्य से शुरू होती है, शून्य अथवा प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित रूप से अपने पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखें तो इसमें शून्य भी उपस्थित होगा और प्राकृत संख्याएं यानी 1 से 9 तक के अंक भी शामिल होंगे। तो उदाहरण जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी शामिल हो इस प्रकार करते रहेंगे। उसके बाद में संख्या का तीसरा जो प्रकार है वो देखेंगे अपने पूर्णांक संख्याएं। दो प्रकार अपने पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती है। तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अपने पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्या को अपने सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अपने जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दो प्रकार पढ़े हैं दोनों, उसमें धनात्मक संख्याएं और शून्य शामिल था, लेकिन पूर्णांक जो संख्याएं हैं उनके अंदर शून्य भी शामिल होगा, ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी और धनात्मक संख्याएं भी होंगी। तो संख्या का तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य शामिल हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो पूर्णांक संख्या के अंदर शून्य भी शामिल होगा, प्लस की संख्या भी शामिल होगी और माइनस की संख्या भी शामिल होगी। तो उदाहरण इसका प्लस की संख्या जैसे 1 है, 2, 3, 4 इस प्रकार आगे बढ़े। माइनस की संख्या शून्य है, माइनस की संख्या जैसे माइनस का 3 है, माइनस के 8 है,
माइनस के 4 है, माइनस का 1 है, कोई भी प्लस की संख्या हो, कोई भी माइनस की संख्या हो और शून्य शामिल हो, वो क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो संख्या के अपने 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। संख्या का चौथा प्रकार पढ़ेंगे अपने परिमेय संख्याएं। देखिए अपने जो प्रकार तीनों प्रकार पढ़े हैं, तो प्राकृत संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या में शामिल थी। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या में शामिल थी। चौथा जो प्रकार पढ़ेंगे परिमेय संख्या, इसमें ये तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल होंगी। लेकिन किसी संख्या के अंदर, किसी भी पूर्ण संख्या के अंदर अगर किसी प्राकृत संख्या का अगर अपने भाग देते हैं तो वो अंश बटा हर रूप में अपने देखते हैं उनको, जैसे p बटा q रूप में व्यक्त की जाती है। तो वो संख्याएं जो होती है वो होती है परिमेय संख्याएं। तो इसका चौथा प्रकार पढ़ेंगे अपने परिमेय संख्याएं। चौथा प्रकार है संख्या का चौथा प्रकार परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं परिभाषा के रूप में वे संख्याएं जिनको अपने p बटा q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर रूप में व्यक्त की जाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं आपको बताया था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या में उपस्थित रहेंगी। बात इतनी है इनको p बटा q यानी अंश बटे हर रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यानी कोई सी भी जो संख्या है उसके अंदर अगर आपने किसी प्राकृत संख्या का भाग दें तो वो क्या है? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त होती है। तो उदाहरण के रूप में जैसे 1 है, इसको जैसे 1 को 1 बटा 2 लिख सकते हैं, 3 बटा 5 लिख सकते हैं। शून्य भी होता है, अर्थात शून्य को इस प्रकार लिख सकते हैं अपना 0 बटा 2 है, 0 बटा 1 है। उसके बाद में माइनस की जो संख्याएं हैं, जैसे माइनस 1 बटा 3 है, माइनस के 5 बटे 4 है, माइनस के 2 बटे 3 है, इस प्रकार। यानी प्लस की संख्याएं भी है इसके अंदर, शून्य भी है और माइनस की संख्याएं भी है। बात अपनी है इसको अपने अंश बटा हर रूप यानी p बटे q रूप में व्यक्त किया है। ये चौथा प्रकार था संख्याओं का। अगला प्रकार पढ़ेंगे पांचवा प्रकार अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं हैं जिनको अपने p बटा q रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वे संख्याएं जिनको अपने p बटा q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो पांचवा प्रकार है अपने संख्याओं का अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त नहीं कर सकते
अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके उदाहरण के रूप में देखें तो जो अंडर रूट की जो संख्याएं होती है, यानी अभाज्य संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर है उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। उनके प्लस या माइनस में कोई भी संख्या हो, गुणा भाग में कोई भी संख्या हो, वो अपरिमेय ही रहती है। तो इसका उदाहरण होगा जैसे √3, √2, √5, √6, ठीक है, इस प्रकार। अब संख्या के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला था प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या और पांचवा अपरिमेय संख्या। अब इसका संख्याओं का अंतिम प्रकार पढ़ेंगे। संख्याओं के और भी प्रकार है, सम है, विषम है, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं, इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। लेकिन अगला जो प्रकार है संख्याओं का वो है वास्तविक संख्याएं। तो संख्या के जो आपको बताया था प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में शामिल होती है, पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती है, पीछे वाली संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्याओं में शामिल होती है, और अपरिमेय संख्याएं अलग से होती है। यानी जो परिमेय संख्या है उसमें पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं ये सारी शामिल है। लेकिन अपरिमेय संख्या है वो उनसे थोड़ी अलग है, यानी वे अभाज्य संख्याएं होती है, भाज्य या अभाज्य संख्याएं होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अपने इनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्याएं। तो अगला प्रकार से पढ़ेंगे छठा प्रकार अपने पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं वो संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या है इसमें परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएगी। परिमेय संख्याएं हैं उनमें आपको बताया था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ये सभी शामिल होती है, और प्राकृत संख्याओं को अगर उनमें मिला दिया जाए तो वो क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आपने देखे तो परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में परिमेय संख्या में धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, शून्य भी शामिल होगा, और अपरिमेय संख्या में जैसे √5 है, √3 है, इस प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं अपनी बड़ी सी वो भी शामिल होंगी। तो उदाहरण के रूप में वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होंगी। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 0, जैसे माइनस की कोई संख्या है, -5 है, -3 है, p/q की संख्या है, -2/3 है, 0 हो गया,
उसके बाद में में संख्या है, जैसे √3 है, √2 है, √6 है, ये क्या है सारी परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि ये यहाँ से जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण है, शून्य में परिमेय संख्या मिलता है, और ये अपरिमेय संख्या है तो ये संयुक्त रूप से क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अगला अपने प्रकार पढ़ें तो संख्याओं के अंदर वास्तविक संख्या के अंदर अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं भी होती है, वो अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे अपने। अगला प्रकार है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वे क्या होती है? सम संख्याएं होती है। तो सम संख्याओं की परिभाषा के रूप में अपने देखें, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए या जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें, सम संख्याएं हैं, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, अर्थात 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे एक अंक की कोई संख्या हो सकती है, जैसे 8 है, 2 अंकों की जैसे 16 है, 12 है, 342 है, 4 अंकों की संख्या हो सकती है। इस प्रकार की कोई भी संख्या हो सकती है जिसका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, वो क्या होगी? सम संख्या कहलाती है। उसके बाद सम संख्या के बाद में होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती है जो सम नहीं है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिन संख्याओं का इकाई 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वे क्या होती है? विषम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्या देखते हैं अपने। अगला प्रकार है संख्याओं का विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते अथवा जिन संख्याओं का इकाई अंक
1, 3, 5, 7 और 9 हो विषम संख्याएं कहलाती है। यानी वे संख्याएं विषम संख्या के अंदर वे संख्याएं उपस्थित होंगी जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं हो, अर्थात जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो विषम संख्याएं कहलाती है, या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में कोई भी विषम संख्या होगी, जैसे 1 अंक की जैसे 9 है, 2 अंक की जैसे 11 है, 7 है, 343 है, 245 है, इस प्रकार कोई भी संख्या हो सकती है। उसके बाद में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में अपने आगे बढ़ेंगे। विषम 7वां और 8 प्रकार पढ़ चुके हैं अपने। उसके बाद 9वां प्रकार पढ़ेंगे संख्याओं के अंदर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या हैं उनको यौगिक संख्या भी कहते हैं। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने अभाज्य संख्याएं, उसके बाद में पढ़ेंगे अपने सह अभाज्य संख्याएं। तो अगली संख्या का जो प्रकार है वो है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्या की परिभाषा अपने देखें तो वे संख्याएं जो जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, एक या स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए, तो क्या होती है? वो भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या, उसके बाद में अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा अपने लिखते हैं। भाज्य संख्याएं इनको अपने यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं इनको यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। यानी भाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें स्वयं के अलावा एक या स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए या उससे विभाजित हो जाए, तो वो होती है भाज्य संख्याएं। जैसे परिभाषा में देखें, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में अपने भाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में यानी वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी किसी अन्य संख्या का भाग भी उसमें जाए, तो वो क्या कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या का उदाहरण है अपने देखें, जैसे शुरू से अपने देखें एक है तो ना तो भाज्य संख्या होती ना ही अभाज्य संख्या। 2 है, 2 अभाज्य संख्या होती है। 2 के अंदर केवल 1 या 2 का ही भाग जाता है स्वयं का, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद 3 है, वो भी अभाज्य संख्या है। 4 देखिए, 4 के अंदर
1 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। इसका मतलब है 1 और 4, 1 या 4 स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या 2 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें अपने तो 4 होती है। तो उदाहरण के लिए 4, उसके बाद में 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस प्रकार ये संख्याएं हैं। ये क्या है, भाज्य संख्याओं के उदाहरण है। जैसे अपने यहाँ पे 9 देखें, 9 है वो विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 के अंदर 9 का स्वयं और 1 के अलावा, स्वयं 1 और 9 के अलावा किसी संख्या 3 का भी भाग जाता है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो 15 है, उसी प्रकार 15 है, उसके अंदर 3 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, इसमें 15 का भाग भी जा रहा है, यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो वो क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। अब उसके प्रकार भाज्य संख्या के बाद में अगला प्रकार है संख्याओं का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, इनको रूट संख्याएं भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्या जो नहीं होती है वो अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए या विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपको बताया था 2 में केवल 1 या 2 का ही भाग जाता है, इसका मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग उसमें नहीं जाता, तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो परिभाषा के रूप में इसे देखें, वे संख्याएं जो एक या स्वयं उसी संख्या से विभाजित हो अथवा वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में, यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो भाज्य नहीं है, यानी एक या स्वयं उसी संख्या के, जिस संख्या की अपने बात करें, स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उसके अंदर या विभाजित नहीं हो, यानी केवल उसी स्वयं संख्या का भाग जाना चाहिए, तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। उदाहरण के रूप में जैसे 2 है, उसमें केवल 2 का ही भाग जाता है या 1 का जाता है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17 और 19, आगे भी बहुत सी अनेक अभाज्य संख्या होती है। तो ये सामान्य संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं, इनमें स्वयं संख्या का या एक का ही भाग जाता है, स्वयं इनका या एक का ही भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद में संख्या का अगला प्रकार अपने पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो, ठीक है, एक के अलावा संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। तो अगली संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। परिभाषा के रूप में वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल संख्या एक ही हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में, यानी वे संख्याएं होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, अर्थात कोई भी ऐसा गुणनखंड, एक के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होता उन संख्याओं का, उनका कॉमन गुणनखंड नहीं होता, जो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखो, उदाहरण है जैसे 3 है 5 है, 3 और 5 के गुणनखंड देखें तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 है और 5 का गुणनखंड 1 और 5 है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो केवल 1 होता है, तो 3 और 5 है वो क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य भी संख्याएं भी ले सकते हैं जो सह अभाज्य होंगी। तो उदाहरण के रूप में 3 और 5, उसके बाद में जैसे 5 7 8 हो गई। यहाँ से जैसे 5 है उसमें उसके गुणनखंड देखें तो 1 और 5 होगा, 7 का गुणनखंड देखें तो 1 और 7 होगा, 8 का गुणनखंड देखें तो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो इनमें अपने उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो सभी में है, वो देखें तो केवल एक ही होता है। तो जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये इनके उदाहरण होते हैं।